नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को लेकर हाजिर हैं, जो कि आने वाले तमाम टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन परीक्षाओं में कई बार व्याकरण, जो कि मेरिट और कट ऑफ निर्धारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। साहित्य को वैसे हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण को हमें समझना पड़ता है। तो उसी कड़ी में हम लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये सारे अभ्यास सेट बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो दो शब्द दिए गए हैं, परिच्छद और परिच्छेद। परिच्छद का प्रयोग हम आमतौर पर बहुत कम देखते हैं, लेकिन परिच्छेद का हम कहीं कहीं पे जरूर देख लेते हैं। खासतौर से जब हम परीक्षाओं में जाते हैं तो परिच्छेद या फिर अनुच्छेद जैसे शब्दों से हमारा सामना होता है। तो आखिरकार इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है आवरण, अनुभाग, काटना, साज सामान, सीमा, नौकर चाकर, अनुभाग, आवरण। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि परिच्छद का मतलब है आवरण और परिच्छेद का मतलब है अनुभाग। जब आप साहित्य पढ़ेंगे और बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ेंगे तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो परिच्छेदों में बटा हुआ है। वैसे संस्कृत में भी कई ऐसी रचनाएं हैं जिनको कि हम परिच्छेदों में देखते हैं। तो यहाँ पर परिच्छेद का मतलब क्या है? अनुभाग। और परिच्छद का मतलब है आवरण। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है आच्छादन। तो आप देख रहे हैं आच्छादन का मतलब भी हम आवरण से ही लगाते हैं। उसी का एक समानार्थी टाइप का शब्द यहाँ पर परिच्छद भी दिया गया है। तो आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इन शब्दों का अर्थ अपने दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? ऑप्शन दिया गया है साम्य, वैषम्य, सापेक्ष, निरपेक्ष, रित, अनरित, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। तो कौन सा ऐसा युग्म है जो कि आपस में विलोम नहीं? तो साम्य का वैषम्य होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का अनरित, श्लाघ श्लाघनीय और प्रशंसनीय दोनों शब्द क्या है? एक दूसरे के समानार्थी हैं, विलोम में नहीं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन चौथा होगा। श्लाघनीय का मतलब भी होता है सराहना करना या फिर प्रशंसा करना। तो दोनों आप देख रहे हैं कि समानार्थी ही रहे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसके लिए हम क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया संक्रामक रोग, चर्म रोग, असाध्य रोग, घातक रोग। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि पहला ऑप्शन है कि संक्रामक रोग का मतलब है कि छुआछूत से जो रोग फैलता हो उसे संक्रामक रोग कहते हैं, और जिसको कई बार हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि वायरल हो गया। ठीक है। तो ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। जब हम कोविड काल में थे तो उस जमाने में भी कुछ ऐसी ही चीजें दिखाई दे रही थी। तो देखिए ये प्रश्न काफी प्रासंगिक लग रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि चर्म रोग, जिसमें कि त्वचा पे व्हाइट कलर का दाग सा बन जाता है। असाध्य रोग, ऐसा रोग जिसका कि हम इलाज ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने एक कविता सुनी होगी, असाध्य पीड़ा। आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि वो कौन सी कविता है। ऐसी पीड़ा जिसको कि साधना क्या हो, मुश्किल हो। ऐसा रोग जिसका निदान क्या हो, मुश्किल हो, असाध्य रोग हो। घातक रोग यानी कि जो जानलेवा टाइप का रोग होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था यहाँ पर हमने देख लिया। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु, पिपासु। अब इसमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को हम क्या कर सकते हैं? चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, जिज्ञासु। आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी देखेंगे
कि बहुत सारे ऐसे आपके मित्र होंगे जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हो सकते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन दिया गया पूर्वग्रह, पिष्ट पेषण, तार्किक, वाचाल। तो कही हुई बात को फिर कहना मतलब कि बार बार कहना के लिए क्या शब्द यहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पिष्ट पेषण शब्द किसके लिए है कि कोई बात पहले ही कह दी गई है और उसको फिर कोई बार बार दोहरा रहा है, तो उसको पिष्ट पेषण कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर आप देखेंगे कि जब आप शोध करते हैं तो उस समय इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है कि शोध इस समय मौलिक नहीं हो रहे हैं बल्कि पिष्ट पेषण ही दिखाई पड़ रहे हैं। अगर जो भी हम सिनॉप्सिस वो देखें, थेसिस देखें, तो वहां पर ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए पिष्ट पेषण, जिसको कि अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये सब आप सुने होंगे ये सारी चीजें। तो पिष्ट पेषण का मतलब होता है कि कोई बात पहले कही जा चुकी है फिर उसको बार बार दोहराना। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परस्पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए चतुर्थी विभक्ति। तो संप्रदान कारक की खास विशेषता क्या होती है? हिंदी व्याकरण में हमने बहुत पहले बताया भी हुआ है और यहाँ पर भी, जैसे के लिए, ठीक है, के लिए का प्रयोग जहां पर प्रयोग किया जाता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, वह घर से बाहर आया, लड़का अब अपने पांव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कि संप्रदान कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है पहला ऑप्शन, राम के हित। हित मतलब भलाई के लिए। ठीक है, इसमें के लिए क्या है? छिपा हुआ। अब मुझे याद आता है कि बचपन में मैं ट्रैक्टर की ट्रॉली देखा करता था, तो उसमें लिखा रहता था कृषि कार्य हेतु। ठीक है, तो मैं सोचता था बार बार कि ये हेतु शब्द यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। बाद में पता चला कि कृषि कार्य के लिए हेतु शब्द, और उसी से रिलेटेड हित के लिए, राम के हित के लिए लक्ष्मण वन गए थे। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला। ठीक। अगला प्रश्न है, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? सद्भावी, सज्जन, साधु, सदाचारी। तो जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? सही जवाब है इसका आपके दिमाग में भी आना शुरू कर दिया होगा, ऑप्शन चौथा, सदाचारी को हम क्या बोलते हैं? कि जिसका आचरण अच्छा हो। इसी से मिलता जुलता एक शब्द आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में भी प्रयुक्त किया जाता है, कदाचार। खासतौर से हम इसको जब हम संविधान पढ़ते हैं तो वहां पर आता है मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में, न्यायाधीश के संदर्भ में, या फिर राष्ट्रपति उप, ठीक है, राज्यपाल के संदर्भ में, कि उनको तभी हटाया जा सकता है जब कदाचार उनपे लागू, मतलब उनका अच्छा आचरण न हो। तो सदाचारी शब्द का प्रयोग जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि सभी शब्द जो दिए गए हैं वो स्त्रीलिंग है? ऑप्शन दिया गया है हाथी, बालू, आलू, भलाई, हलवाई, ईसाई, इमली, चांदी, लौकी, साथी, घी, शक्कर। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दीजिए, विकल्पों से पता चल जाएगा। ठीक, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, इमली, चांदी, लौकी। इसमें जो तीनों शब्द आप देख रहे हैं तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकियों में आप देख रहे हैं कि बालू, आलू, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हलवाई, ईसाई, ये सब पुलिंग में आ जा रहे हैं। साथी, घी, शक्कर, ये सब कोई ना कोई इसमें एक पुलिंग या फिर उभयलिंग में आ रहा है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? स्त्रीलिंग में। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं? ऑप्शन दिया गया है नदी, झील,
सरोवर, नींबू दही केला, प्रतिपदा मंगलवार टोपी, पानी ज्ञानी नानी। तो हमें बताना है कि स्त्रीलिंग नहीं, यानी कि सभी उसमें शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन दूसरा, नींबू दही केला। दही शब्द को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि ये क्या है, पुल्लिंग है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि दही बहुत खट्टी है, ठीक है, अक्सर पूर्वांचल में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। और मुझे याद है कि एक बार ये आर ओ के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, कि दही कौन सा वाक्य शुद्ध है उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो दही क्या है, पुल्लिंग के तौर पर है। इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग के तौर पर प्रयुक्त हुए। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिया गया है आकाश, बाल, आंसू, होश। तो एक वचन में, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है उसे हमें बताना है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, आकाश शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। बाकी आप देखें कि अब बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, अक्सर प्रतियोगी छात्रों के साथ ये बड़ी समस्या है, अब बाल झड़ने की समस्या है यहाँ पर। तो वाक्य में आप देख रहे हैं कि बाल शब्द तो है लेकिन ये बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। आंसू आ गए, ठीक, तो ये भी आप देख रहे हैं कि बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। होश उड़ गए, तो ये भी क्या है, बहुवचन में। यानी कि नीचे की जो तीनों शब्द आप देख रहे हैं ये हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में होते हैं। मान लीजिए अगर आप ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आगे परीक्षा में आ जाए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा या फिर सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान में आप रखिए। ठीक है, ये काम में आपके आ सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक जो इसका सही जवाब है वो है आकाश शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन दिया गया है आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है हमें इसको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है हम अपने आप को भूल गए। जो तीसरा वाक्य इसमें दिया गया है इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, ठीक है, और इस विषय में आपकी क्या राय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि एक तरीके से आप देखते हैं कि इसमें ये क्या है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। ऑप्शन दिया गया संबंध कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक और करण कारक। तो कारकों के बारे में हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। और कई बार तो इसी का ट्रांसलेशन संस्कृत में कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। खासतौर से यूपी टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे कि इसी का संस्कृत में अनुवाद करके सवाल पूछ लिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अपादान कारक। हिमालय से अनेक नदियां क्या कर रही हैं, निकल रही हैं वहां से। मतलब कि अपादान का मतलब होता है कि किसी चीज से अलगाव होना। ठीक है, जुड़ाव तो होता है लेकिन वहां से क्या होता है, अलगाव होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये बड़ा ही फेमस है कि वृक्षात पत्राणि पतंती। अक्सर आपकी संस्कृत कमजोर है या मजबूत है उसकी जानकारी लेने के लिए प्राय पहले सवाल परीक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से पूछे जाते थे। और अपादान का ही उल्टा है करण कारक। जब साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर करण कारक होता है। इसमें भी से शब्द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है, हिमालय से, तो अपादान हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। यानी कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो सुनने में समान प्रतीत हो रहे हों लेकिन इनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। ऑप्शन दिया गया है अश्व अश्म, मतलब कि घोड़ा खच्चर, जलद जलज, कमल बादल, सर्वथा सर्वदा, सब तरह से, सदैव हमेशा, अनिल अनल, आग हवा। तो इसमें
युग्म टाइप के शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थों को आप पहले से भी जानते हो, लेकिन एक शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं अश्म। हो सकता है कि ये आपके लिए नया हो, और यहाँ पर हमारे लिए भी ये शब्द नया था। इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर प्रस्तुत करने से पहले मैं रीड किया हुआ था और देखा कि इसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा। तो अश्म का कई जगह पर अर्थ पत्थर दिया हुआ है, पर्वत दिया है, और जबकि इस प्रैक्टिस सेट में खच्चर भी दिया है। तो हम देखते हैं कि अश्व का मतलब क्या है, घोड़ा होता है। ठीक, अश्म का मतलब पत्थर, तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। जलद का अर्थ होता है बादल, यानी कि आप जब बचपन के दिनों में पर्यायवाची पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पर बताया जाता रहा है कि अगर आप कमल का पर्यायवाची याद कर लेते हैं तो बादल का भी बता देंगे, या फिर बादल का याद कर लेंगे तो कमल का बता देंगे, क्योंकि इसमें द और ज का ही अंतर होता है। यहाँ पर क्या है, जलद मतलब बादल और जलज मतलब कमल, तो इस तरीके से ये विकल्प भी क्या है, सुमेलित नहीं। सर्वथा यानी कि सब तरह से, सर्वदा, सदैव या हमेशा, ये ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, सही हो रहा है। और यहाँ पर बताया कि अनिल मतलब आग और अनल मतलब हवा, यहाँ पर भी उल्टा ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। देखने में ये एक प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कम से कम आप इसमें देखिए तो 10 प्रश्न के आसपास में आपके बन सकते हैं। वन लाइनर से लेकर सुमेलित से और पर्यायवाची किसी भी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, शायद वह आज आ जाए। तो निश्चयार्थ वृत्ति यानी कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कि निश्चित शब्द का बोध दिखाई पड़ रहा है या फिर निश्चितता दिखाई पड़ रही है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली। ये क्या है, एकदम से निश्चयार्थ है, ये एकदम से कंफर्म है कि बच्चे ने क्या कर ली, पुस्तक पढ़ ली। ऊपर का आप देख रहे हैं कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ये तो बात है नैतिकता के रूप में, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि अगर कहा जा रहा है कि सदैव सच बोलना चाहिए तो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गलत हो गया यहाँ पर। भगवान सबका भला करे, ये भी सब लोग बोलते हैं, लेकिन कौन जानता है कि ये बात सही हो पा रहा है कि नहीं, निश्चित है कि नहीं। शायद यहाँ पर लगा है, शायद वह आज आ जाए, ये तो एकदम से अनिश्चित है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि निश्चयार्थ वृत्ति का मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें कि निश्चितता का अर्थ आपको दिखाई पड़े। तो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये एकदम से कंफर्म बात है। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। आवृत्ति मूलक मतलब आप देखेंगे कि बार बार किसी चीज को अगर दोहराया जा रहा हो तो आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि आवृत्ति मूलक पक्ष कौन सा है। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा, वह स्कूल जाता है। ठीक, इसमें आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। अगला प्रश्न है कि कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, यानी कि ऐसा वाक्य या वाच्य जिसमें कर्ता क्या हो, प्रधान हो। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया है, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि किसमें कर्तृवाच्य। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रधान है, कर्ता के रूप में लड़का है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली, किसान द्वारा फसल काट ली गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ कर्मों की भी बात की गई। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द से आप परिचित हो चुके हैं, इसमें से बताना है कि सुमेलित नहीं है कौन सा। ऑप्शन दिया गया है, पथ से पथ्य
मतलब मार्ग या रास्ता, बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन। जठर जरठ मतलब ज्येष्ठ या बूढ़ा। निर्माण निर्वाण, रचना मोक्ष, तर्क तक्र, बहस छाछ। तो न सिर्फ हम इस प्रश्न के माध्यम से कुछ नए शब्दों को देख रहे हैं, बल्कि उनके अर्थों से भी हम परिचित होंगे। अब हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोग दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी का आप देखेंगे, पथ मतलब मार्ग या रास्ता। आप देखेंगे कि एक होता है पथ निर्माण विभाग, यानी कि रास्ता बनाने वाला विभाग, जिसको हम बोलते हैं PWD। तो ये तो हो गया पथ का मतलब, सही है। पथ्य, पथ्य का मतलब है कि बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन। आप याद कीजिए, जब आप बीमार रहते हैं तो कभी दाल गरम करके आपको पिलाया जाता है, या फिर कुछ ऐसा भोजन दिया जाता है जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान न हो। खासतौर से मसाले वाले शब्दों को मसाले वाले भोजनों को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली कोई कभी खिचड़ी खाता है, याद कीजिए जब आप बीमार रहते हैं तो कौन सा खाना खाते हैं, ठीक। तो हितकर भोजन का मतलब होता है पथ्य। तो ये तो हो गया सही है, ठीक। यहां पर दिया है जठर और जरठ, तो क्या है, जस्ट उल्टा कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक। जरठ का मतलब क्या है? जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, ये तो बात सही है। लेकिन जठर का संबंध किससे है? पेट से संबंध। यहां पर ये क्या है, गलत हो गया, ठीक। निर्माण निर्वाण, ठीक। तो निर्माण का मतलब है रचना, ये सही है। निर्वाण का मतलब है मोक्ष। इतिहास पढ़ेंगे तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में मोक्ष निर्वाण की बात की गई है, वहां पर ही ये शब्द ज्यादा प्रयुक्त होता है। तर्क मतलब बहस, और तक्र मतलब छाछ। तो ये भी क्या है, सही। तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। यानी कि मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन दूसरा है। तो प्रश्न के मुताबिक सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो हमें बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है, असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये क्या वाक्य यहाँ पर गलत है। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। यानी कि जो भी चीजें आपको प्रेरित करने वाली, यानी कि वो आपको क्या करने वाली हैं? आपके कर्म के प्रति प्रेरित करने वाली प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक होते हैं, जैसे कि मुझे चला नहीं जा रहा है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझे उठा नहीं जा रहा है, ठीक, मुझे सोया नहीं जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उनको नींद नहीं आती है। तो ये क्या हो गया? नींद नहीं आना और सोए नहीं जाना, ये भी क्या एक तरीके से भाव है, एक क्रिया भी है जो कि अकर्मक क्रिया है। कर्मवाच्य में बताया गया कि दोनों होते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम से गलत है। कर्मवाच्य क्या होता है? सकर्मक होता है। और बताया गया कि कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये तो ठीक है। तो यहां पर देखिए, जो कथन सही नहीं था वो था ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है? रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रमुख भेद किए जाते हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, रचना के दृष्टिकोण से, ठीक। इसके बाद पूछा गया कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, ये गलत है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये क्या है, सही है। और चौथा बताया गया कि मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप देख रहे हैं कि वाक्य का अध्ययन आपने कर लिया,
कि रचना के दृष्टिकोण से वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य में आप देखेंगे कि एक उद्देश्य होता है, ठीक है, जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कर्ता को विधेय कहते हैं, ये क्या है? गलत है। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बात सही है। सामान्य जो वाक्य हैं उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। मिश्र वाक्य में आप देख रहे हैं कि मुख्य वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित वाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसमें कई प्रश्न छिपे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह। अब देखिए शब्द एक ही शब्द दिए गए हैं, घुमा फिरा कर दिए हैं। चारागाह, तंदुरुस्त, मद्देनजर, मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त। तो अब हमें बताना है कि इसमें आखिरकार शुद्ध शब्द कौन सा समूह है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि आप देख सकते हैं कि तंदुरुस्त, ये देखिए यहाँ पर फर्क कर रहा है, बाकी जितने तंदुरुस्त रखे गए हैं सब इससे क्या है? गलत ही है, ये सही है। मद्देनजर, मद्देनजर, कई जगह पर मध्य नजर लिखा है, कई जगह पर मद्देनजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया? सही है। चरागाह होता है, चरा, ठीक है, चारागाह नहीं बल्कि चरागाह। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जहां मोटे मोटे अक्षर लिखे रहते हैं वो ज्यादातर अक्षर क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं, ठीक है। आप चाहे वो दुकानों के नामों को देख लीजिए, चाहे आसपास में कोई बोर्ड लगा हुआ है वहां पर देखेंगे तो ज्यादा जगहों पे गलत होता है, और यही गलती हमें परीक्षाओं में कई बार मुसीबत भी खड़ी कर देती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप हिंदी व्याकरण को अपने आसपास में लिखे गए शब्दों के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे, आंखें अपनी खुली रखेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की, प्रश्न कुछ लंबे भी रहे और अलग अलग एंगल से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।